Good morning, students. Today we are going to explain the solubilities and factor which influence the effect of solubility. तो बच्चों आज हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और सॉल्युबिलिटी से तात्पर्य क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सामान्यतः अगर हम कहें कि किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना आपका सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, अगर हम कहें कि यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन गिवन कंडीशन। तो दी हुई परिस्थितियों में कितना अधिक से अधिक आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इनका आपस में मिक्सिंग होती है। मिक्सन होने के पश्चात इनमें एक प्रकार से अनियंत्रित या रैंडम मूवमेंट होता है, और जो रैंडम मूवमेंट होता है उससे धीरे धीरे क्या होता है, जो आपकी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब वाजिब सी बात है, जब आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और बढ़ने के बाद अगर सपोज कीजिए कि हम उसको ठंडा कर दें तो वो क्रिस्टल फॉर्म में उस डिपॉजिट होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब हम किसी भी सैचुरेशन को अगर हम कहें, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का तात्पर्य होता है कि उसके बाद यानी हम लोग इतनी मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें कि उससे अधिक मात्रा में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला न जा सके, तो फिर हम कह देते हैं कि ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो अगर हम कहें तो सैचुरेटेड कंडीशन जो होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बिकम कांस्टेंट एट द गिवन कंडीशन बिकॉज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग टू सॉल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल सेपरेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। Such solution at which no more solute can be dissolved at a given temperature and conditions are called saturated solution। तो उससे ज़्यादा गिवन कंडीशन पे डिसॉल्व न हो सके तो उसको हम कह देते हैं कि अब ये हमारा संतृप्त विलयन है, अर्थात सैचुरेटेड विलयन है। इसी प्रकार से अगर हम कहें solubility को, द अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। गिवन किसी निश्चित तापक्रम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना हमारा सॉलिड अमाउंट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूट का, वो हमारा उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी हमारी कहलाती है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ द सॉल्यूट, अर्थात हमारे सॉल्यूट की क्या प्रकृति है, हमारा जो विलय है उसकी क्या प्रकृति है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड बी सम्ड इन ए फ्रेज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर हम इसको एक कहावत में अगर हम कहना चाहें कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा सॉल्यूट होता है वैसे ही सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अगर आपका सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। उम्मीद है ये आपको फ्रेज का तात्पर्य समझ में आया होगा। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट अर्थात लाइक डिसॉल्व्स लाइक मीन्स polar solute dissolve in polar solvent and a non-polar solute dissolve in non-polar solvent। For example, ionic substance जैसे NaCl, KCl, KNO3 which has large solubility in polar solvent, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक आयनिक सब्सटेंस हैं। चाहे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की या KCl की या फिर KNO3 की, दीज आर ऑल आयनिक सॉल्यूट means polar solids, so they easily dissolve in polar solvent like water, but poor solubility in the non-polar solvent। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ख़राब होती है।
तो स्पष्ट सी बात है, हमने देखा कि जो नॉन पोलर, जो पोलर हैं वो पोलर सॉल्यूट में, पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छी प्रकार से डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें नहीं होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन पोलर सॉलिड्स, जो कुछ नॉन पोलर सॉलिड जैसे आयोडीन, सल्फर जो होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि में बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं, परंतु वे पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, जैसे कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। नंबर 2 फैक्टर जो है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस प्रकार से सॉल्बिलिटी को प्रभावित करता है, तो ये देखेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड, जब संतृप्त अवस्था हो जाती है, जब संतृप्त पोजीशन पे कोई सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पहुंच जाती है, तो अनडिसॉल्व और डिसॉल्व सॉल्यूशन के बीच में एक क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है। अनडिसॉल्व सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो आपकी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि एंथैल्पी आपकी जो है 0 से कम है, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज़ लेस देन 0, यदि आपकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो 0 से कम है, द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक। तो स्पष्ट सी बात है, जो प्रोसेस होगी वो आपकी एक्सोथर्मिक होगी। और हम ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के अनुसार जानते हैं कि इस कंडीशन में कि सॉल्यूट विल डिक्रीज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट विल डिक्रीज इन राइज इन टेम्परेचर। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, तो टेम्परेचर में वृद्धि करने के साथ साथ जो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। दूसरी तरफ अगर हमारा जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, उसकी वैल्यू आपकी 0 से अधिक है, तो हमारा अगर 0 से अधिक अगर एंथैल्पी है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में होगी तो आपकी एंडोथर्मिक होगी। और इस कंडीशन में ली चैटेलियर के नियम के अनुसार यहाँ पर आपका टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट होगा वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 फैक्टर्स हैं आपका, टेम्परेचर और टाइप ऑफ द सॉल्यूट, तो दोनों पर प्रभावित करता है सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी गैस को हम किसी भी सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे लिक्विड में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब तक कि वो अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड पॉइंट को प्राप्त नहीं कर देता। यहाँ पर जो गैस पार्टिकल होते हैं वो आपके सॉल्यूशन फेज में एंटर करते हैं, और the amount of gas present in the given amount of solvent at this saturation stage refer to the solubility of the given condition। तो जितनी भी गैस जो गिवन कंडीशन पर डिसॉल्व हो जाती है सॉल्वेंट में, तो उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। The solubility of gases is however is generally expressed either in the terms of numbers of mole of gas can dissolve per liter of the solvent at given condition। तो अगर हम कहें कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जितने नंबर्स ऑफ मोल ऑफ गैस दैट कैन डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन अर्थात हम अभी सॉल्यूशन नहीं कहें, हम सॉल्वेंट ही कहेंगे, 1 लीटर सॉल्वेंट में जितने मोल गैस डिसॉल्व हो सकती है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 लीटर सॉल्वेंट में जितनी गैस डिसॉल्व हो सकती है, उसको जितने मोल गैस डिसॉल्व हो सकती है गिवन कंडीशन पे, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये मोल पर लीटर में, अर्थात 1 लीटर में हाउ मच मोल ऑफ गैसेस आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ
solvent or more conveniently in the terms of mole fraction of the gases X. अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके गैसेस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नंबर वन, नेचर ऑफ द गैसेस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये भी सॉलिड की भांति गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की गैस है। इन जनरल द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइबल, जो गैसें आसानी से द्रवीकृत हो जाते हैं, मतलब आसानी से ठंडा करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं अपने सॉल्वेंट में। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वाटर में हाइड्रोजन और डाईहाइड्रोजन और डाईऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल गैस होती है। दिस गैस विच आर कैपेबल टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद द स्टेबिलिटी। तो नंबर 2, अगर हम देखें कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट गैसेस इन वाटर डिमिनिश्ड। बहुत सी जो गैसें होती हैं उनकी जो पानी में जो डिसॉल्व होती है वो अल्प मात्रा में होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। अगर हम टेम्परेचर में बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो गैसेस की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घटती है। बिकॉज द डिजोल्यूशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो डिजोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस होती है सॉल्यूट की, जो कि आपकी गैस फॉर्म में है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एट 298 इज वन ऑफ हाफ दैट वन एट 273 Kelvin etc. That is the solubility are अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसकी अपेक्षा 298 पर उसकी मात्रा का आधा रह जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो गैसें होती हैं गैसों का डिजोल्यूशन कम हो जाता है। अगर हम बात करें डिजोल्यूशन ऑफ द लिक्विड इन द लिक्विड जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो गैस प्लस लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, दैट इज नेगेटिव प्रोसेस। अप्लाइंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल ऑन द अबव इक्विलिब्रियम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वुड पुश द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक साइड टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरबाय डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में अगर हम राइज करते हैं, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो ये आपका जो रिएक्शन है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने का मतलब ये है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है। तो इस प्रोसेस को द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस कैन बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन टू द Clapeyron's equations log C2 upon C1 is equals to enthalpy of solution upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 upon T2, where C1 and C2 are the concentration of the solution at the given temperature T1 and T2 respectively, और delta H आपकी enthalpy of dissolution of the gases है। It may be noted that some gases do not exhibit reverse stand with the respect of the some ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द हेनरीज लॉ। तो द अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एप्रिशिएबल वेरिएशन ऑन द प्रेशर। तो हेनरी साहब ने बताया, या हेनरी का जो लॉ है वो स्टेट करता है कि किस प्रकार से जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की लिक्विड में, उसको जो प्रेशर होता है वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी भी गैस पर अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करने पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर वो बढ़ जाती है। अगर हम इसको इस एपरेटस के माध्यम से हम देखना चाहें तो ये आपका गैसेस पार्टिकल है, ये आपका गैस है, ये आपका कोई सॉल्यूशन है, ये आपका W1 ये आपका पिस्टन है और पिस्टन पे ये हम आपका प्रेशर है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ की जो कंसंट्रेशन है जो पिस्टन है तो W1 W2 W3 W1 W2 W3, अगर हम इस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो गैसेस पार्टिकल हैं, गैसेस पार्टिकल का आपका सॉल्यूशन में डिसॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो स्पष्ट सी बात है कि आपका सेकंड कंडीशन में
यहाँ पर जो है वो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये जो आपका पिस्टन था, पिस्टन को डाउन करने पर जो गैस पार्टिकल थे, गैस पार्टिकल डाउनवर्ड्स जाते हैं और डाउनवर्ड्स जाने पर ये सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी गैसेस स्टेट में अगर हम प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं, तो प्रेशर को अगर हम एग्जर्ट करते हैं तो जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो कंप्रेस्ड होके वो गैसेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, गैसेस में डिसॉल्व हो जाते हैं। 1805 इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी वाज इम्पोर्टेड जनरलाइजेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो 1805 में यह जो एक्सपेरिमेंट हमने जो किया, इसके आधार पर इंग्लिश केमिस्ट सर विलियम हेनरी ने एक जनरलाइजेशन थ्योरी दी जिसको हम हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। तो इस लॉ के अनुसार सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट डिसॉल्व। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके जिस प्रेशर पे वो डिसॉल्व की जाती है। अर्थात इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, डेफिनेटली द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इस प्रकार से हम फिर एक बार इसको हेनरी लॉ को काफ़ी महत्वपूर्ण लॉ है, इसको हम फिर से एक बार हम करना चाहें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट डिसॉल्व। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज एक्स बी एट गिवन टेम्परेचर मेजर इट्स सॉल्युबिलिटी एट पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ विद द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। तो अगर हम कहें कि एक्स बी जो है वो आपके गैस का मोल फ्रैक्शन है और जो पी है वो आपका पार्शियल प्रेशर है, तो एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, वेयर एक्स बी फिर से रिपीट कर दूं, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड पी इज द पार्शियल प्रेशर। तो एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी इज इक्वल्स टू के एच एक्स बी, वेयर के एच इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्योंकि सब बच्चे जानते हैं जब हमको प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ती है तो हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो के एच इस्तेमाल किया गया है, के एच एक कांस्टेंट है जिसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों को हेनरी लॉ के बारे में समझ में आया होगा। हेनरी लॉ स्टेट दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन एनी लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। तो इस प्रकार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, जहाँ पर जो P है आपका पार्शियल प्रेशर है, एक्स बी आपका मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का, और अगर हम इसको इक्वलिटी में लेके आएँ तो P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स बी, और यहाँ पर के एच आपका हेनरी कांस्टेंट लॉ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं characteristic of Henry law. The unit of Henry law is same as those of pressure. तो जो हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो वही यूनिट होती है जो कि आपके प्रेशर की होती है, अर्थात इसको हम टॉर या फिर बार में डिनोट करते हैं। अर्थात जो आपकी जो यूनिट है हेनरी कांस्टेंट की के बी की, इसको हम टॉर और के बार में डिनोट करते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अलग अलग गैसों की जो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, अर्थात हम कह सकते हैं के एच की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। H2 हाइड्रोजन की आपकी 71.18 किलो बार, नाइट्रोजन की आपकी 66.78 किलो बार, ऑक्सीजन की 44 किलो बार, आर्गन की आपकी 40.3 किलो बार, उसी प्रकार से मीथेन की 41.85 किलो बार, कार्बन डाइऑक्साइड 1.67, फॉर्मेल्डिहाइड की 1.83 इंटू 10⁻⁵ एंड आपका एथिल क्लोराइड इसकी आपकी 0.611।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग गैसेस की जो आपकी केएच की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हेनरी लॉ की जो जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, हेनरी लॉ की सीमाएं क्या हैं, किस हद तक हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जो हेनरी लॉ है, द प्रेशर ऑफ गैस इज़ नॉट टू हाई, तो हेनरी के लिए हेनरी लॉ की एप्लीकेशन के लिए तभी ये एप्लीकेबल होता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो, पार्शियल प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, और जो गैस है वो सॉल्वेंट जिसमें जिसको डिज़ोल्व होना है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन न करे। और द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, और जो गैस है वो उस सॉल्यूशन के अंदर खंडित ना हो, टूटे ना, डिसोसिएट न हो। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहले कि हेनरी लॉ का जो यूज़ होता है, जो एप्लीकेशन होता है, वो हम लोग देखते हैं आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर पर आपका लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या सोडा वाटर होती हैं, यहाँ पर जो या फिर कोई कार्बोनेट बेवरेज होता है, इसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में डिज़ोल्व होती है। ये भी एक प्रकार से हेनरी लॉ को फॉलो करता है। और जो हम लोग इन लंग्स ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर डिजॉल्व इन द ब्लड बिकॉज इन द हाई पार्शियल प्रेशर कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो हम जब सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमको इनहेल करते हैं गैसेस फॉर्म में, लेकिन ये प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये आपकी ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और डिज़ोल्व होने के बाद में ये हमारे लिक्विड फॉर्म में ही, ये हमारी जो बॉडी होती है लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू तक पहुंचने का काम करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितनी भी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में, डिज़ोल्व फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का एक यूज ऑफ या एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ है। एट द हायर एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल, सो इट लीड्स टू द कंसंट्रेशन ब्लड इन द टिश्यू। पीपल लिव हायर एल्टीट्यूड इज दोज क्लाइंबर्स लो कंटेंट ऑफ द ब्लड शुगर कॉल्ड क्लाइंबर्स बिकम वीक एंड रिड्यूस देयर थिंकिंग एबिलिटी विच इज आ सिम्टम्स कंडीशन कॉल्ड एनॉक्सिया। और हम जाते हैं, अगर हम जितने भी पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो आपके जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचने पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन का या वायुदाब कम होने के कारण ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ब्लड में कम हो जाती है, इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी सोचने की क्षमता में दिक्कत होती है। इस कंडीशन को हम मेडिकली रूप से एनॉक्सिया कहते हैं। उसी प्रकार से जब स्कूबा डाइवर, फोर्थ एप्लीकेशन है आपका स्कूबा डाइवर। तो जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो समुद्री गहरे पानी में जो डाइव करते हैं, जब वो ऊपर पानी की तरफ आते हैं तो उनके शरीर का जो 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 प्रेशर होता है वो कम होता है, और कम होने के कारण उनके शरीर में से जो डिज़ोल्व जो नाइट्रोजन होती है वो बाहर निकलती है। और जो डिज़ोल्व नाइट्रोजन होती है तो उसके कारण उसमें एक प्रकार से बबल्स उठते हैं, और बबल्स उड़ने के कारण उनमें सांस लेने में दिक्कत होती है और उनके शरीर में काफ़ी दर्द होता है। इसके कारण यह भी एक प्रकार का हेनरी लॉ की बात है। जब प्रेशर कम होता है तो वो जो डिज़ोल्व नाइट्रोजन होती है वो बाहर निकलती है, जिसके कारण बबल्स उठते हैं, और बबल्स उठने के कारण उनको काफ़ी असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो आपका अपना जो नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम को, जो कि 11.7% के आसपास होता है, को कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में भरते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि हम लोगों ने सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी,
जब आपका सॉल्यूट सॉलिड है या फिर सॉल्यूट आपका गैस है कि सॉल्युबिलिटी देखी और सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स देखे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ये फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं।